हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का दूसरा लेक्चर है। ये वीडियो जो है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने मेजरमेंट एंड कंट्रोल के बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस एंड कंट्रोल का जो दूसरा टर्म है। प्रोसेस मेजरमेंट बेसिक्स के जो जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, जितने भी बेसिक टर्मोलॉजीज हम यूज करते हैं आप प्रोसेस मेजरमेंट से रिलेटेड, वो सारा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। एक एक टर्म डिस्कशन होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अलग अलग जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं उनसे रिलेटेड, उनके मेजरमेंट डिवाइसेस से रिलेटेड अलग अलग वीडियोज होंगे और टोटल 7-8 वीडियोज का ये जो है पूरा सीरीज होगा इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज चाहते हैं, तो ये पूरा सीरीज आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस मेजरमेंट बेसिक्स कि क्या है प्रोसेस मेजरमेंट के टर्म्स। तो उसमें काफी सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो पहला है वो है रेंज एंड स्पैन। रेंज क्या है? रेंज नाम से ही क्लियर है, बचपन से आपने देखा होगा कि रेंज होता है जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हर डिवाइस का, जो भी डिवाइस है, कैलिब्रेटेड डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका अपना एक रेंज है। जैसे मैंने मेजरमेंट करना है, कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है, ठीक है, कोई प्रेशर सेंसर है, तो उसका अपना एक रेंज होगा, जैसे कि 100 to 1000 बार। ठीक है, कोई टेम्परेचर है तो 100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 to 1000 बार है, ये रेंज है। इसमें अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है। तो लोअर और अपर लिमिट के बीच का जो है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो आप देख सकते हैं, रेंज इज द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ ए मेजरमेंट और सिग्नल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और सिग्नल्स। ये जो सिग्नल्स का जो अपर और लोअर लिमिट होता है उसके लिए हम लोग रेंज वर्ड यूज करते हैं। तो जितने भी डिवाइसेज होंगे उनका अपना एक रेंज होगा। अब रेंज में जो है लोअर रेंज लिमिट होता है, जो लोअर लिमिट होता है सिग्नल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोअर रेंज लिमिट। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा 100 to 1000 बार, तो इसमें 100 बार जो है वो लोअर लिमिट है। देन सेम टाइप से अपर रेंज लिमिट होता है। अपर रेंज लिमिट, सेम रेंज में जो अपर लिमिट होता है दैट इज नोन एज अपर रेंज लिमिट। जैसे ठीक है, ये आपका 100 to 1000 बार है, तो जो 1000 बार है दैट इज अपर रेंज लिमिट। आप देख सकते हैं अपर रेंज लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ द मेजरमेंट और सिग्नल एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हाँ, अब इसका ना अपना एक यूनिट होता है, जो भी मेजरमेंट हम, जैसे प्रेशर है तो प्रेशर का ही अपना यूनिट होगा। ऐसा नहीं कि प्रेशर के लिमिट में जो है किसी दूसरे वेरिएबल का लिमिट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर के लिमिट की बात कर रहा हूँ तो उसका अपर और हायर लिमिट दोनों के जो आपका यूनिट है वो सेम होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो सकता है। जैसे 100 to 1000 बार ही होगा, 100 का भी जो है लोअर लिमिट का भी जो है यूनिट बार ही होगा, और 1000 का भी बार। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो 100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आते हैं स्पैन। ये जो डिफरेंसेज है लोअर लिमिट और हायर लिमिट, किसी भी रेंज में जो डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच का, दैट इज नोन एज स्पैन। ठीक है, तो ये जो स्पैन है, जैसे अब मैंने कहा कि 100 to 1000 बार, तो ये जो स्पैन है ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 1000 - 100, तो टोटल 900 बार, दैट इज कॉल्ड स्पैन। तो आप समझ सकते हो कि रेंज क्या है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर रेंज लिमिट क्या है, हायर रेंज लिमिट क्या है और स्पैन क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टर्म आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? हमने बचपन से देखा है कि जो भी मेरा मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो भी मेरा मेजर्ड वैल्यू है उसके आसपास अगर एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपका सेट पॉइंट आपने फिक्स किया, एक्चुअल वैल्यू जो आ रहा है वो अगर मेजर्ड वैल्यू के पास है, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितने पास है, कितना क्लोजनेस है जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। जैसे मान लो आपने सेट पॉइंट अपने एसी का फिक्स किया है 24 डिग्री, बट 24 डिग्री आपको नहीं गेन हो पा रहा है, आपका जो हॉल है वो काफी बड़ा है, और जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू आपको आ रहा है वो है 25 डिग्री। तो आप कितने क्लोज है? 1 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप क्लोज जाते हो, आपका जो प्रोसेस है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो होता है जो एक्चुअल में आपको मिलता है, और एक्चुअल वैल्यू आपके प्रोसेस वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे ये परसेंटेज में नॉर्मली शो होता है, जैसे 0.5%,
या 500 बार, ऐसे वैल्यू में भी दिखाया जाता है, बट नॉर्मली आप कहीं देखेंगे कि एक्यूरेसी को हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। अगला है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी नाम से ही क्लियर है कि अगर हम सेम इनपुट 10 बार देते हैं, 50 बार देते हैं, तो आउटपुट जो है वो आपका लगभग लगभग सेम आएगा। ठीक है, रिपीट करेगा। तो ये जो उसका जो प्रोसेस, किसी इंस्ट्रूमेंट का जो ये प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज रिपीटेबिलिटी। तो इंस्ट्रूमेंट्स में आप कितनी बार भी इनपुट दें, वो एकदम लगभग लगभग आपको हाईली प्रिसाइज जो है वो आपका आउटपुट देगा। ठीक है, तो रिपीटेबिलिटी इज द डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर द एग्जैक्ट सेम कंडीशंस, ठीक है, सेम कंडीशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस एज ए प्लस और माइनस परसेंट ऑफ स्पेन, कि कितना प्लस माइनस है। आप देख सकते हैं कि ये आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये मुझे एक्चुअल में चाहिए, तो ये जो चाहिए उसके आसपास ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिपीटेबल जो है, रिपीटेड प्रोसेस है। क्लियर? तो जो रिपीटेड प्रोसेस होता है वो हाईली प्रिसाइज होना जरूरी होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब देखेंगे एक्यूरेसी। अब ये रिपीटेबिलिटी है और एक्यूरेसी है, उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं ग्राफिक्स के थ्रू देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है अब यहाँ जो है आपका जो एप्पल है ये इसके सर पे था, बट जो आपका एरो है, जो एरो के बोझ है, यहाँ आप देखोगे एरो अलग अलग प्लेसेस पे लगे हुए हैं। तो ये जो है लोअर एक्यूरेसी है और लोअर प्रिसीजन, प्रिसीजन भी है। तो पुअर रिपीटेबिलिटी है और पुअर एक्यूरेसी है। जो रिपीटेबिलिटी होती है इसको हम प्रिसीजन भी कह सकते हैं। एक ही आउटपुट के आसपास चलता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है, ये एक्चुअल में ये जो एरो है ये कहाँ लगना चाहिए था, ये एप्पल के ऊपर, बट ये यहाँ पैर में लगा है। तो प्रिसीजन तो हाई है, एक ही प्लेस पे ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेबल है प्रोसेस, बट एक्यूरेसी लो है। तो हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी। ठीक है, तो रिपीटेबिलिटी गुड है, बट एक्यूरेसी इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड हो, एक्यूरेसी लो। बट आप यहाँ देखेंगे हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, मीन्स ये हाई रिपीटेबल प्रोसेस है, और जो एक्यूरेसी है ये भी हाई। तो ये आप इस ग्राफिक्स को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितना ज्यादा रिपीटेबल है, कितना ज्यादा प्रिसाइज है, और कितना एक्यूरेट है। तो कोई भी प्रोसेस जो है, कोई जरूरी नहीं कि अगर वो हाईली प्रिसाइज्ड हो, जैसे कि इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, तो एक्यूरेट भी हो। तो रिपीटेबल प्रोसेस ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट ज्यादा चांस यही है। लेकिन जो एक्यूरेट होगा वो रिपीटेड होगा। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए रिपीटेड आपको जो है आउटपुट की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखा है। अब अगला आता है लीनियरिटी। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियरिटी क्या है? इज द डिग्री which a measurement follows a straight line relationship between input and output, is expressed as a plus or minus percent of span। जो स्पैन है ना वो प्लस और माइनस स्पैन में दिखाते हैं। तो थोड़ा बहुत स्पैन तो हो, बट जो उनके बीच का रिलेशनशिप है वो लीनियर बने, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ये जो प्रोसेस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉलो कर रहा है। जब मैं इनपुट देता हूँ तो आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो स्पैन है, बट ये एक लीनियर प्रोसेस है। तो यहाँ आपका अलग अलग कैलिब्रेशन टेबल है, उसके वैल्यूज दिए हुए, जिसके कारण जिससे ये ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो ये एक लीनियर, एग्जैक्ट लीनियर प्रोसेस है, और ये आपका जो है ये आउटपुट है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये है और मेजर्ड ये चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगला है हिस्टेरिसिस। इसके बारे में आपने सुना होगा। हिस्टेरिसिस क्या है? लॉस है। ठीक है, अब इलास्टिक, किसी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण जो मटेरियल में लॉस आता है, दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो अब आप किसी को जो है स्ट्रेच करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो अब अगर स्ट्रेच करके छोड़ दिया, वापस लाए, तो आपको लगता है कि वो सेम पोजीशन में आ गया। बार बार उसको स्ट्रेच करें, बार बार छोड़ें, या इसको कंप्रेस करें और छोड़ दें, तो कुछ देर के बाद ये होगा कि ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेज आएंगे, जो फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो ये जो चेंजेज होते हैं इसे हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस या हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो हिस्टेरिसिस जो है ये एक्चुअल में लॉस है, कितना वो अपने इनिशियल पोजीशन को गेन नहीं कर पाए। लेकिन ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, और अगर वो अपने इनिशियल फेज को गेन नहीं कर पाता, तो जो चेंजेज आते हैं दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस के। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चेंजेज आई, ये एक्चुअल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का, और ये उसमें लॉस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हिस्टेरिसिस लॉस है।
ठीक है। देन हम लोग आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? अब जैसे मान लो आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपके फैन की स्पीड, ये कंट्रोल प्रोसेस है कि टेम्परेचर जब हाई हो रहा है तो मेरे फैन की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन टेम्परेचर में मिनिमम कितना चेंज हो कि आपके आउटपुट को फर्क है, मतलब इनपुट में ऐसा कितना मिनिमम चेंज आए कि आउटपुट को फर्क पड़े, दैट चेंज इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है। तो रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू दैट विल रिजल्ट इन ए चेंज इन आउटपुट ऑफ ए डिवाइस। किसी भी डिवाइस के आउटपुट को चेंज दिखाई दे, इतना छोटा से छोटा जो चेंज है उस चेंज को, जैसे मैंने कहा 0.0001 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंज होता है तो आपके स्पीड में जो है कि मिनिमम चेंज आएगा। तो ये जो है मतलब आपका आउटपुट ऑन हो सकता है, आपका आउटपुट का स्पीड जो है वो चेंज हो जाए, तो वो जो मिनिमम वैल्यू जिसके कारण स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब आउटपुट की वैल्यू चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन। ठीक है। अब अगला है एरर। अब एरर क्या है भाई? एरर तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि अब दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। आप प्लांट पे जाते हो, आपको जो वैल्यू चाहिए दैट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू। और एक दूसरा होता है एक्चुअल वैल्यू जो आपको मिलता है। जैसे एसी है, एसी को आपने फिक्स कर दिया कि मैं 24 डिग्री पे चलाऊंगा, तो ये 24 डिग्री इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। बट आपको जो मिल रहा है वो हो सकता है 24 ना मिले, 25 मिल जाए, तो 25 इज माई एक्चुअल वैल्यू। तो एरर कितना आया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस साधारण है, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो इसी तरीके से आप कर सकते हो कि जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एरर। और एरर के कारण ही जो है हमारा जो अलग अलग जो आप देख सकते हैं ना, जो लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस है, लिनियरिटी है, एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, ये सारे जो हैं इन्हीं के कारण होते हैं। ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू की बात हुई है यहाँ कि मेजर्ड वैल्यू क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके हम मेजर करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, ये सब है। और एक्चुअल वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू जो है दैट इज नोन एज एक्चुअल वैल्यू। जो हमें चाहिए वो मेजर्ड वैल्यू है, और जो हमें मिल रहा है दैट इज एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि रिजोल्यूशन क्या है, एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कॉमन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं हर जगह। जैसे कि आपका गेज है, गेज के बारे में आप जानते ही होंगे। कुछ भी जो वैल्यू को इंडिकेट करे, जैसे आपके घर में थर्मोमीटर है, ठीक है, आपके पास जो है प्रेशर गेज आप देखते होंगे। ठीक है। आप जब आप कभी भी अपने पहिए में जो है हवा डलवाते हैं तो आप देखते हैं वो एक स्क्रीन होता है, जैसे ही पहिए में लगाता है आपको पता चलता है कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर गेज है। वैसे ही प्लांट में आपको अलग अलग टेम्परेचर गेज है, ठीक है, लेवल गेज है, तो अलग अलग गेज आते हैं। गेज एक्चुअल में ये इंडिकेटर्स ही हैं जो वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। गेज ये डिवाइस, एक डिवाइस है, पहले के टाइम पे काफी यूज होते थे, अभी भी थोड़े बहुत यूज होते हैं, बट पहले के टाइम पे फ्रिक्वेंटली यूज होते थे। ठीक है। which directly measures and displays or indicates the value of the process variable। जो भी प्रोसेस वेरिएबल है आपका, जो प्रोसेस वैल्यूज है उनको डायरेक्टली ये शो करता है। ठीक है। प्रेशर गॉज, थर्मोमीटर हमारे डेली लाइफ में काफी यूजफुल गेज है। ठीक है। अगला है रेगुलेटर। ठीक है। अब रेगुलेटर क्या है? तो रेगुलेटर एक डिवाइस है, जैसे आप अपने फैन के लिए भी रेगुलेटर यूज करते हैं, तो वो क्या करता है? अगर आप अपने रेगुलेटर को 1 पे करते हैं तो वो कोशिश करता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि आपका जो फैन है वो उसी स्पीड में चले जो 1 वैल्यू के लिए सेट कर। 2 पे करते हो तो 2। तो वो कोशिश ये करता है, रेगुलेटर जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है वो कोशिश करता है कि प्रोसेस वेरिएबल एक सेट वैल्यू के आसपास ही रहे। ठीक है। वो कोशिश मेंटेन करता है वो सेट वैल्यू को। ठीक है। तो इसमें एडजस्टेबल रेंजेज होते हैं, जैसे अगर मैंने मान लो फिक्स कर दिया कि 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर के बीच रहे, तो 0 से 100 के बीच में रहे, 100 to 200, तो रेगुलेट कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस वेरिएबल को इसको। अगला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने हमेशा पढ़ा है, जाना है कि क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है दैट इज ट्रांसड्यूसर। जैसे करंट को जो है न्यूमेटिक में, ठीक है, वॉल्यूम बूस्टर्स जो है ये ट्रांसड्यूसर्स के एग्जांपल है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स, कुछ भी जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को स्पीड में ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट वन स्विच। ये ऑन ऑफ मैनर पे काम करता है, ऑन ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी प्रोसेस वेरिएबल को ऑन करता है, ऑफ करता है। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर हाई हो जाए तो मेरा फैन ऑन हो जाए। ठीक है। स्विच को स्विचिंग कर दे, हम ये कहते हैं कि फिर उसकी स्विचिंग हो गई। तो किसी भी लिमिट स्विच है, हमारे हमारे जो है अलग अलग डिस्क्रीट स्विचेज होते हैं।
तो ये ऑन ऑफ मैनर में काम करता है कि आप कोई भी अगर आपके पॉइंट को रीच कर जाता है आपका प्रोसेस वेरिएबल तो ये एक्टिवेटेड हो जाए, अदरवाइज ये डीएक्टिवेटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग, स्विच के अकॉर्डिंग जो है हम ये एडजस्टेबल होता है। अगला है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो है, अब एक्चुअल में मेरे डिवाइस को क्या चाहिए उसको कन्वर्ट करके, और जो चाहिए, जैसे मान लो हमारा पीएलसी है तो पीएलसी को चाहिए 4 to 20 मिली एम्पियर अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें, और फील्ड से आ रहा है टेम्परेचर, तो ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, फील्ड से आ रहा है प्रेशर, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो प्रेशर टेम्परेचर ये अलग अलग सिग्नल से इनको 4 to 20 मिली एम्पियर 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे पास करेगा। अगर न्यूमेटिक सिग्नल किसी डिवाइस को चाहिए तो उस डिवाइस को न्यूमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। अब देख सकते हैं, ट्रांसमीटर इज a device that measures the process variable and converts that measurement into a signal that can easily and safely transmitted to a control room and other devices। ये क्या करता है, मेजर करता है और उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसमें कंट्रोलर को चाहिए, कंट्रोल रूम में इजीली भेजा जा सके, जिसका ट्रांसमिशन आसानी से हो सके। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। आप काफी सुनते होंगे ट्रांसमीटर, बट आज तक आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ट्रांसमीटर होता क्या है। बट आज आप समझेंगे। ट्रांसड्यूसर के बारे में आपने काफी सुना होगा, बट आज आप समझेंगे कि एक्चुअल ट्रांसमीटर जो है, ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या है। गेज सुनते हमेशा हैं कि ये गेज है भाई, आप प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपका जो थर्मोमीटर है वो भी एक गेज है। ठीक है, अब आता है कैलिब्रेशन। अब हम इंडस्ट्री में प्लांट पे बराबर सुनते हैं कि भाई कैलिब्रेट कर रहे हैं हम, इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिस फॉर्म में सामने वाले को चाहिए, जैसे अभी बताया कि ट्रांसमीटर कन्वर्ट करता है, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट सिग्नल इज अ सिग्नल इन एन इंस्ट्रूमेंट लूप दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल। ठीक है, एक फॉर्म को दूसरे के प्रोपोर्शनली चेंज करना, इसको कहलाता है हम लोग कैलिब्रेशन। जैसे न्यूमेटिक में चेंज करना है, आपका कोई सिग्नल आ रहा है टेम्परेचर का, उसको न्यूमेटिक सिग्नल में चेंज करना है 3 to 15 psi। अगर इलेक्ट्रिकल में करना है तो 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट या 1 to 5 वोल्ट, अलग अलग रेंजेस होते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप देख सकते हो कि जो आउटपुट का है रेंज, जैसे मान लो अगर आपका मैंने फिक्स किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को आपका 4 to 20 मिली एम्पियर में करना है, तो अगर टेम्परेचर 100 है तो इसके लिए ये कितना आएगा। तो सिंपल है, यहाँ आउटपुट जो है वो निकालेंगे, यहाँ मेजरमेंट वैल्यू अपॉन मेजरमेंट स्पैन, पूरा स्पैन निकालेंगे, इनटू सिग्नल स्पैन प्लस सिग्नल लोअर लिमिट। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, और इस तरीके से जो इनपुट है कैलिब्रेशन, वो जो ट्रांसमीटर है वो इसी फॉर्मूले के आधार पर काम करके आपको कन्वर्ट करके वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो हमें मैनुअली कन्वर्जन की जरूरत है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट होता है। तो प्रोपोर्शनल वैल्यूज को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना जो है वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। आगे आते हैं, अब ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट्स। अब काफी सारे कैलिब्रेशन इक्विपमेंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में टेस्टिंग के लिए, जिसके थ्रू मैं डिवाइस को टेस्ट करता हूं और उनको कैलिब्रेट करता हूं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे सॉफ्ट्स हैं जिसके थ्रू काम हम करते हैं। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम काम करते हैं वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो है वो पावर सप्लाई को टेस्ट करता है और आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस के लिए जो है मल्टीमीटर जो है कैलिब्रेशन का यूज करता है। फिर अगला है प्रोसेस कैलिब्रेटर और कैलिब्रेशन सोर्स। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस वेरिएबल प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट्स को और इसके थ्रू जो है इसको चेक करता है। हार्ट कम्युनिकेटर ये प्लांट पे काफी फेमस है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आते हैं आजकल जो डेवलप्ड हुए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स अब वो नहीं रहे जो आज से 100 साल पहले होते थे, 50 साल पहले। जैसे जैसे प्लांट डेवलप हो रहा है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी स्मार्ट बन रहे हैं। जैसे आपका फोन स्मार्ट हो रहा है वैसे वैसे आपके प्लांट के इंस्ट्रूमेंट्स भी स्मार्ट हो रहे हैं। तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के जो कैलिब्रेशन होते हैं उनकी जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के फंक्शंस के लिए जो है वो हमें इसके हार्ट कैलिब्रेटर के थ्रू, हार्ट कम्युनिकेटर के थ्रू कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको कभी कभी लोग हार्ट कैलिब्रेटर भी बोलते हैं, हार्ट कम्युनिकेटर। और पावर सप्लाई जो एसएमपीएस है हमारा, इसका भी यूज हम लोग पावर सप्लाई के टेस्टिंग के लिए और कैलिब्रेशन के लिए करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, अगला है हमारा हार्ट कैलिब्रेटर है। वो इस तरीके से अलग अलग डिवाइसेज के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये प्रोसेस कैलिब्रेटर है, ये आपके प्रोसेस इंडस्ट्री में लगा हुआ रहता है। जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हार्ट कैलिब्रेटर के साथ लगे होते हैं।
सिंपल जो पावर सप्लाई का है, रेजिस्टेंस वगैरह का आप देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर लगा हुआ, तो अलग अलग कैलिब्रेटर हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें इंट्रिंसिक सेफ्टी, या ये सब सेफ्टी वगैरह के लिए यूज होता है इंट्रिंसिक। अब क्या होता है कि बैरियर्स होते हैं दो डिवाइस के बीच। क्यों बैरियर्स होते हैं? कि मान लो कोई डिवाइस जो है वो हाई वोल्टेज से रन कर रहा है, अब और कोई दूसरा डिवाइस उसके कनेक्शन में आ गया, तो क्या होगा? वोल्टेज गैस क्रिएट होगा, जो उसकी सेफ्टी के लिए काफी गलत है, आपका इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो है हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो डिवाइसेज के बीच, मान लो कोई लो वोल्टेज से रन करने वाला कोई हाई वोल्टेज से है, तो उसके बीच हम आइसोलेशन बैरियर क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेफ्टी हो। तो इंट्रिंसिक सेफ्टी इसी को कहते हैं कि जो वोल्टेज गैस क्रिएट हो वो ना होने पाए, जो हाई वोल्टेज से रन करने वाले डिवाइस हो वो लोअर वोल्टेज के कनेक्शन में ना आए, लोअर वोल्टेज वाले डिवाइस हायर वोल्टेज के कनेक्शन में ना आए, क्योंकि जब भी वो आएंगे तो क्या होगा? तो आपका डिवाइस खराब होगा और दूसरा वोल्टेज गैस क्रिएट होगा जो काफी हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रिंसिकली सेफ बैरियर्स क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेफ्टी। अब कैसे काम करता है, हमने पहले भी देखा है कि सिंपल एक प्रोसेस है, कंट्रोल लूप देखा था कि ये आपका प्रोसेस है, ये आपका मेजरिंग डिवाइस है जो सेंसर्स वगैरह है, ये आपको जो है आगे सिग्नल देते हैं, यहाँ से सेंस करते हैं सेंसर्स, और ये आगे प्रोसेस वेरिएबल इनपुट देते हैं ट्रांसमीटर्स के थ्रू 4 to 20 मिलियन। ये कंट्रोलर को मिलता है, और कंट्रोलर जो आउटपुट देता है वो भी 4 to 20। अब बीच में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करने का काम ट्रांसमीटर करेगा। ठीक है, ये इसको देगा, फिर यहाँ से कन्वर्जन होगा, और जो फील्ड आउटपुट डिवाइस है वो 4 to 20 मिलियन सिग्नल देंगे कौन? फाइनल कंट्रोल डिवाइस, और वो उसके थ्रू प्रोसेस कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो चलता रहता है, और इस तरीके से जो है कंट्रोल लूप में इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब ट्रांसमीटर्स जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं अलग अलग कंट्रोल लूप में, तो कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा 4 वायर ट्रांसमीटर होता है और 2 वायर होता है। ये सेल्फ पावर्ड है, कि ये इसको जो है लूप के थ्रू पावर नहीं मिलता, इसको खुद से अलग से पावर सप्लाई देना पड़ता है, पावर सोर्स अलग है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें 4 टोटल टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और 4 वायर ट्रांसमीटर है, यहाँ ये 2 वायर है और ये 2 वायर है। ये 2 वायर केबल के थ्रू सिग्नल पास करता है, इसमें मतलब इस तरीके का कनेक्शन है कि आप पावर सोर्स बाहर से देते हैं, और सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए डिवाइस को, कंट्रोलर को जो सिग्नल प्रोवाइड करता है वो 2 वायर केबल के थ्रू करता है, और यहाँ ये कनेक्टेड है। ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रिकल लोड, एक्ट एज इलेक्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, तो ये 4 वायर ट्रांसमीटर है, लेकिन ये 2 वायर केबल के थ्रू जुड़ा है, ये सेल्फ पावर्ड है। लेकिन अगर लूप पावर्ड की बात करें, अब इसी को 4 वायर केबल से अगर आप जोड़ते हैं तो लूप पावर्ड का आप देखेंगे कि 4 वायर केबल से जुड़ा है, लेकिन पावर सोर्स जो है वो लूप में आ रहा है। ठीक है, ये इसी केबल के थ्रू हम पावर सोर्सेस को दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड 4 वायर। अब अगर 2 वायर ट्रांसमीटर हो मेरा, तो 2 वायर ट्रांसमीटर में आप यहाँ देखेंगे कि ये 2 वायर केबल के थ्रू जुड़ा है, और इसी को जो है आपका लूप पावर्ड है, इसी लूप में जो है आपको पावर सप्लाई भी मिल रहा है। ठीक है, और इसी लूप में जो है पावर सप्लाई भी मिल रहा है आपका, और ये जो लूप है आपका जो है यहीं से सिग्नल भी पास हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका लूप पावर 2 वायर। इस वीडियो के लिए इतना ही है। इस तरीके से आज हमने सारा जितने भी प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है वो सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन या ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं, तो हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके भी इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई आपको सीखना है कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, और अगर आप ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रूमेंटेशन के नए टॉपिक के साथ। तो नया टॉपिक कौन सा होगा? प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज के बारे में बात करेंगे उस नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।